Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि जीएस पेपर 2 एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. In this, we're going to talk about the State of Education Report for India. So this report is released by UNESCO. हम आज State of Education Report for India 2022 इसकी डिस्कशन करने वाले हैं. Mainly इस रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन इसे मेनली डिस्कस किया गया है. Now, दिस टाइटल इटसेल्फ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन का टॉपिक अभी वैसे भी इम्पॉर्टेंट है. हमने रिसेंटली पीएम श्री योजना की बात की थी. सो एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है और इसको लेकर अब यूनेस्को की रिपोर्ट भी आ चुकी है. तो इस न्यूज़ आर्टिकल को काफ़ी इंपॉर्टेंस देंगे. प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट मेरे ख्याल से मेंस पर्सपेक्टिव से एजुकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रिलेशन है, जो रोल है इनका आपस में, वो आपको पता होना चाहिए. ना ये जो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट रिपोर्ट, दिस इज़ द 4th एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट. हर साल एनुअली इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है. एंड द एम ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ कि इंडिया में एजुकेशन सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशन है उसे इंक्रीज़ किया जाए. So the aim of this report is to increase the application of artificial intelligence in education in India, right? So let's find out इस रिपोर्ट के की पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट. सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट जो इंडिया में है, इसका अगर हम स्कोप देखें तो ऑलरेडी 7.8 बिलियन यूएस डॉलर्स पर तक ये पहुंच सकती है बाय 2025, जिस रेट से ऑलरेडी हमारी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट है वो ग्रो कर रही है. जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ यहाँ पे ली गई है दैट इज़ 20.2%. इसके हिसाब से बाय 2025, जस्ट 3 years आफ्टर दिस ईयर, we can India's artificial intelligence market can reach to 7.8 billion US dollars. तो यहाँ से आप इसका रोल देख सकते हैं. स्पेशली हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है. एंड टू मैच दिस इंडियाज करिकुलम, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे रिलेटेड जो इकोनॉमी है उसके लिए रेडी हो सकें. खास तौर पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है. एक तो ये नेसेसरी कर दिया गया कि जो भी टेक्निकल नॉलेज है वो दी जाए. देयर इज अ नीड टू इम्पार्ट दिस टेक्निकल नॉलेज एंड दिस इज नेसेसरी. एंड ऑल्सो टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, ताकि एजुकेशन की क्वालिटी भी इंक्रीज हो सके. और जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जो हम बात कर रहे हैं कि नाउ वी आर लुकिंग फॉर इंडस्ट्री 4.0, where we'll be using artificial intelligence and that will be very skilled. So we can give our students skill-based education so that they can meet the demands of industries, especially industries 4.0. इसे लेकर हमारे पास नेशनल स्ट्रैटेजी भी है. वी हैव अ नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नीति आयोग ने ये स्ट्रैटेजी 2018 में रिलीज की थी. And according to this strategy, India has made these great strides in the development, especially of this entire ecosystem of artificial intelligence. It's a long step, a long way, so that we can have artificial intelligence governance. इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम गवर्नेंस को भी बढ़ाएं. एंड इसीलिए कि नीति आयोग का हमारे पास देयर वाज द कैंपेन AI फॉर ऑल, जिसमें सभी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को इंक्लूड किया जाएगा सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड विद कॉमन एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज एट द कोर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यूएस और इंडिया के बीच में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव है जिसे USIAI कहते हैं. US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव. इसका भी मेन एम था कि साइंस एंड टेक को हम यहाँ पे जो रिलेशनशिप है हमारे उसे बूस्ट करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करें.
अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम और देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके कि जो भी हमारे पास चैलेंजेस आते हैं यूजिंग AI टेक्निक, मशीन लर्निंग, NLP, लर्निंग एनालिटिक्स, कंप्यूटर विजन, उन सब का हम पॉसिबल सोल्यूशन निकाल पाएँ। और इंडिजीनियसली अगर हम AI के सॉल्यूशंस निकालेंगे विच विल बी डेवलप्ड इन इंडिया फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, हेल्थ केयर को क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे कैसे सॉल्व किया जाए, एग्रीकल्चर के इश्यूज को कैसे AI से सॉल्व किया जाए, वी कैन ऑल्सो गो विथ स्मार्ट मोबिलिटी, and there are so many governments initiative with which we are accelerating the use of the involvement of artificial intelligence. It will improve the efficiency and efficacy of this sector. अब यहाँ पे इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। एक तो जेंडर डायमेंशन से अगर हम बात करें तो इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट है 70.04%, आपको पता होनी चाहिए ये, जिसमें कि मेल्स की जो लिटरेसी रेट है दैट इज 82.14% एंड फीमेल्स लिटरेसी इज 65.46%. So there is a gap between the literacy of male and the female. टीचिंग इश्यूज हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को ओनली इंडिया के अंदर देर इज़ हाई पीपल टू टीचर रेशियो। बच्चे कितने हैं एक टीचर के साथ, वो रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो वो हाई क्यों है? बिकॉज वी हैव लैक ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडियाज एजुकेशन सिस्टम एंड वी नीड टू पुट अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस. फिर दूसरा जो चैलेंज है वो इंडिया के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से आ जाता है. इंडिया में तकरीबन 19,500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और अलग अलग डायलेक्ट्स हैं हमारे पास विच इज़ स्पोकन इन इंडिया. तो ये एक लिंग्विस्टिक बैरियर बन जाता है बिकॉज जब हम बात करते हैं कि किस मीडियम में स्कूल में पढ़ाया जाएगा, किस मीडियम में इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, इट इज़ समटाइम्स नॉट द मदर टंग. बच्चे की मदर टंग नहीं होती एंड जिसकी वजह से बच्चे को बहुत दिक्कत आती है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड बिकम्स अ वेरी ह्यूज चैलेंज टू प्रोवाइड देम द डिजिटल लर्निंग कंटेंट एज वेल, क्योंकि अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स को केटर करना यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज बन जाता है. तो लिंग्विस्टिक बैरियर भी यहाँ पे एक इशू है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट रिक्वायर्स मैसिव कंप्यूटेशन कैपेसिटी. मतलब इसके लिए आपको एक तो बहुत ही डाटा सेंटर्स रखने होंगे बिकॉज एंड दोज डाटा सेंटर्स विल बी कंज्यूमिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एंड इसका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है. तो ये जो कहा जा रहा है कि इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होगी. अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ 40% जो टोटल एनर्जी डाटा सेंटर्स कंज्यूम करेगा दैट विल ओनली टू कूल डाउन द IT इक्विपमेंट. IT इक्विपमेंट को कूल डाउन करने के लिए 40% एनर्जी यूज़ की जाएगी. एंड नाउ टू रिड्यूस द कंजम्पशन देयर आर सो मेनी कंपनीज जो कि अपना डाटा सेंटर्स कूलर क्लाइमेट्स में स्टैब्लिश कर रहे हैं जैसे कि साइबेरिया, ताकि उनको इतनी कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज करें. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स इन कूलेंट्स के बहुत ज़्यादा हैं. सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन तक हम बात नहीं कर सकते क्योंकि जो कूलेंट्स यूज़ किए जाते हैं दे आर मेड अप ऑफ हजार्डस केमिकल्स. जो बैटरी बैकअप्स हैं डाटा सेंटर्स में वो इन केमिकल्स के बने हुए हैं. सो बोथ ऑफ देम दे हैव दिस ह्यूज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्योंकि बैटरी कंपोनेंट्स के लिए माइनिंग की जाती है और उसके बाद जो टॉक्सिक बैटरीज हैं उनका डिस्पोजल एक बड़ा इशू है. देन देयर इज ऑल्सो अ जुरिसडिक्शनल इशू विद द डाटा पूलिंग. अब कंट्रीज लगातार अपने अपने डाटास को लेकर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्टर रूल्स पास कर रही है ताकि हर एक कंट्री का जो सिटीजन का डाटा है वो डोमेस्टिकली स्टोर हो सके, डोमेस्टिकली लोकेट हो सके. तो अब जब हम ये बोल रहे हैं कि ओके डाटा सेंटर जहाँ पे डाटा स्टोर होगा आप उसे कूलर एरिया में इस्टेब्लिश कर लो, साइबेरिया में चले जाओ, तो कहाँ तो हम डाटा लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं. अब हर कंट्री में कूलर क्लाइमेट हो ये भी ज़रूरी नहीं है. देयर आर सो मेनी कंट्रीज जो कि वार्म एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में रहती हैं जो हैं, वहाँ पे कोल्डर क्लाइमेट में जाना, डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करना, इसको लेकर भी एक इशू है. प्राइवेसी इश्यूज तो है ही हैं. अब देखो डिजिटल फुटप्रिंट्स यहाँ पे यूज़ करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक ऑल्गोरिदम यहाँ पे फीड हो जाता है विदाउट योर कंसेंट. देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ जॉब्स. अब जब रोबोटिक्स आ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज बन जाएंगी, तो जो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं दे बी परफॉर्मिंग द टास्क और जिसकी वजह से जो लो इनकम वर्कर्स हैं जो लॉस ऑफ उनकी लॉस जॉब हो जाएगी.
दे विल रिप्लेस कैशियर, कैशियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मशीन है तो है। रोबोट्स उठा के फ्रूट्स को पैक कर देगा, तो फील्ड वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट कैन क्रिएट न्यू इनइक्वालिटीज़। तो अगर हमारे पास क्लियर पॉलिसी नहीं है कि वर्कर्स की रीस्किलिंग कैसे करनी है, तो ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है इट कैन लीड टू मोर इनइक्वालिटी, एंड इससे जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच का जो गैप है वो भी और इंक्रीज हो सकता है। सो हाउ कैन वी improve the scope of AI in India? अब पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट हैज़ टू कंसिडर द एथिक्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली इन एजुकेशन एज एन अटमोस्ट प्रायोरिटी। जो ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है AI के लिए उसे हमें डेवलप करना होगा। हमें एक इफेक्टिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आनी होगी ताकि स्टूडेंट्स, टीचर्स सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अवेल कर सकें। आर्टिफिशियल लिटरेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी जो है हमें उसे एक्सपैंड करना होगा। We will have to make attempts कि there are correct algorithmic biases. We'll have to improve public's trust in artificial intelligence and request the private sector to better involve student and educationalists in developing AI products. So we have to embrace the versatility of artificial intelligence in our education system. राइट चले आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अगैन जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन। रिसेंटली द ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 वाज रिलीज्ड। पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल OTT रेगुलेशंस जो हैं उन्हें रिलीज़ किया गया है। मेजर की पॉइंट्स क्या हैं उसे देख लेते हैं। नाउ एट प्रेजेंट हम देखें तो जो हमारे टेलीकॉम कंपनीज हैं दे नीड लाइसेंस टू ऑफर सर्विसेज, ठीक है, लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो नाउ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस दे हैव प्रपोज्ड कि जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं जैसे कि जिसमें वॉइस को यूज़ करके, वीडियो को यूज़ करके, डाटा को यूज़ करके जो OTT प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रही हैं उन्हें रेगुलेट किया जाए जिस तरह टेलीकॉम सर्विसेज को किया जाता है। OTT इज ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। अब टेलीकॉम सेक्टर में मेजरली हमारे पास 3 एक्ट्स हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करते हैं। वन इज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन दिस वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। ये 3 ऐसे ही हमारे पास एक्ट्स हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करते हैं। अब वाई वी वांट टू चेंज दिस। अब देखिए एक बहुत ही टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से ये डिमांड आ रही थी ऑन सो मेनी ओकेजन्स कि आप OTT के ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं लगा रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर अस। तो ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि ऐसी एंटिटीज़ को एग्जेम्प्ट किया जाएगा from requirement of obtaining a license if it is in public interest। अगर public interest में काम कर रहे हैं तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, otherwise you will need license। So the main provision of the bill is license for OTTs। अब OTTs को भी टेलीकॉम सर्विसेज के एम्बिट में लाया जाएगा। OTT और जितनी भी इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशंस हैं they will have to get license to offer service in India। OTT प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा जिस तरह टेलीकॉम ऑपरेटर्स लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्रूशियल पावर, कुछ क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तराई के पास हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्हें भी यहाँ पे डिसॉल्व किया गया है। एक न्यू लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे टू दी सर्विस प्रोवाइडर्स। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट इंटरसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेलीकम्युनिकेशन को यूज़ करके मिली है या फिर जो रिसीव की गई है। This can be intercepted by authorized official of the government। ये तभी हो पाएगा अगर ये इंडिया की सॉवरेनिटी से रिलेटेड है, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, हमारे किसी और फॉरेन कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को इफेक्ट करता है, पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट करता है। ऐसे केस में टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की गई, क्या रिसीव की गई, इसे इंटरसेप्ट एक ऑथराइज्ड ऑफिशियल कर सकता है। तराई एक्ट में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। एट प्रेजेंट तराई एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट है
TRAI requires the government to seek the regulator's recommendation before issuing the license. लेकिन अब TRAI इसके अलावा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी कर सकती है कि वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जो है उनको फर्निश करें टू मेक सर्टेन रिकमेंडेशंस एंड ऑल दैट. लेकिन अब ये जो पावर जो है दैट हैजंट बीन प्रपोज्ड एंड रिमूव्ड इन द न्यू ड्राफ्ट बिल. नाउ TRAI में डायरेक्ट ऑपरेटर्स कि वो अपनी प्रेडेटरी प्राइसेस को अब्सटेन करें अगर उनकी प्राइसिंग टेलीकॉम सेक्टर के लिए हार्मफुल है, अगर वो कंपटीशन के लिए हार्मफुल है, फेयर मार्केट मैकेनिज्म को डिसरप्ट कर रही है. तो करंट प्रोविजन में जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल एज TRAI चेयरपर्सन जो है इसे प्रोहिबिट किया गया है, यू नो, हु हैज़ नॉट सर्व्ड ईदर एज द सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, एंड दिस प्रपोजल इज रिमूव्ड इन द न्यू ड्राफ्ट बिल. अपार्ट फ्रॉम दिस एक टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड सेटअप किया गया है. दिस विल बेसिकली रिप्लेस USOF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, एंड इसकी जगह पे टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड आएगा. जो USOF था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, दिस वाज अ पूल ऑफ फंड जिसमें 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवाई आता था ऑन द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टेलीकॉम कंपनीज. अब दिस हैज़ बिन यूज्ड फॉर रूरल कनेक्टिविटी, एंड अब ये जो हमारे पास TDF आएगा, टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड आएगा, इसे भी यूज़ करके इंडिया के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसे बूस्ट किया जाएगा. ऑल्सो कवरिंग द अंडरसर्व्ड अर्बन एरियाज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाएगा. नाउ जब हम टेलीकॉम एंटिटी की बात करते हैं कि वो कौन सा स्पेक्ट्रम पोजेस करते हैं, you know, in that entire case in terms of bankruptcy or insolvency, the spectrum is then given to, that control is given to central government. तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि किस पॉइंट पे अगर हमारे पास बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी का केस आता है देन इट विल बी रिवर्टेड बैक टू सेंट्रल गवर्नमेंट. चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे. एक तो बड़ा चैलेंज ये है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन की प्रॉब्लम है कि प्रोविजन किस तरह काम करेगा, हाउ इट विल वर्क विद व्हाट्सएप कॉलिंग जो कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है. मतलब कंपनी के पास भी एक्सेस नहीं है कि कौन सी इंफॉर्मेशन गई है विद सच काइंड ऑफ कॉल्स. कंटेंट रेगुलेशन को लेकर हमारे पास कोई लॉ नहीं है, कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है जो कि मॉनिटर कर सके कि किस तरह का डिजिटल कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किया जा रहा है. देयर इज़ नो फिल्टर, देयर इज़ नो स्क्रीनिंग. So more power is needed. OTT platform handles high resolution video data. तो जिसकी वजह से जो इन प्लेटफॉर्म से जो ऑपरेट किया जाता है तो एडिशनल पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, एनर्जी का यूज़ बढ़ रहा है, इवन फाइबर कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है. प्लस वीडियोज़ की पायरेसी का खतरा भी बना रहता है. सिंस द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर टेलीविजन पायरेसी वॉज अ कंसर्न, क्योंकि इससे जो बिजनेस है वो अफेक्ट होता है, इवन यूज़र और जो रेपुटेशन है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड. जो यूज़र डाटा है, जो कंटेंट है वो लीक OTT प्लेटफॉर्म पे भी होता है इवन व्हेन दे आर हैक्ड. इन US about 21% of the population they watch pirated television. So piracy is a big challenge when it comes to the OTT platforms. OTT is over the top platform. इसमें ऑडियो, वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती हैं. OTT पहले कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे उन्होंने शुरुआत की, बट देन दे मूव्ड इनटू द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द शॉर्ट मूवीज़. पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स, इट वाज जस्ट अ कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन उसके बाद नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन आने लगी, उनकी मूवीज़ आने लगी, फीचर फिल्म्स आने लगी, डॉक्यूमेंट्रीज आने लगी, वेब सीरीज़ वो खुद बनाने लग गए. सो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं एंड दे यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि यूज़र को क्या सजेस्ट करना है, कैसा कंटेंट वो देखेगा, यूजिंग देयर पास्ट व्यूअरशिप ऑन दैट प्लेटफॉर्म. चार्जेस जैसे कि हमने कहा दे आर जनरली कुछ कंटेंट वो फ्री देते हैं, देन दे चार्ज विद मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीमियम कंटेंट जो कि अदरवाइज अवेलेबल नहीं होता. And that premium content is usually produced and marketed by the OTT platform themselves, and they are usually in terms of they have established themselves in the production houses for that. इंडिया में OTT platforms को लेकर जैसे कि हमने कहा there was no law and no rules,
and it was a relatively new medium of entertainment, and therefore there was no rules as of now. एंड गवर्नमेंट ने जो बड़ा स्टेप इसको रेगुलेट करने के लिए लिया है, दैट वाज इन नवंबर 2022, जब एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स को अमेंड किया गया था, ब्रिंगिंग ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अंडर द मैंडेट ऑफ INB इंडस्ट्री। सभी प्लेटफॉर्म्स को मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर करवाने के लिए कहा गया था। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये भी है कि ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल है, जहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं दे आर वाइडली डिबेटेड, दे आर डिस्कस्ड, and therefore Internet and Mobile Association of India is the representative body of OTT platforms, and they have a self-developed regulatory model. Then examination पे ये भी सामने आता है कि जो mechanism आपका Internet and Mobile Association of India ने propose किया है, it does not give adequate cognizance to the content prohibited under law. There were issues of conflict of interest जो कि communicate किए गए थे, लेकिन फिर जब रिसेंटली द ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स की जब हम बात करते हैं तो दे प्रपोज्ड कि डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट कंप्लेन काउंसिल बनाई जाए, जहाँ पे डिजिटली जो कंटेंट आया है उसको लेकर कंप्लेन्स आ सकें और एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप हो पाए। एंड द प्रोविजन वाज शॉट डाउन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नाउ दे आर ओवरसीइंग द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका तो ये है कि हमें एक 3 टायर ग्रीवियांस रिड्रेसल सिस्टम बनाना होगा। फर्स्ट लेवल पे ग्रीवियांस रिड्रेसल OTT प्लेटफॉर्म खुद करे, वो अपना ग्रीवियांस ऑफिसर लेकर आएँ उनकी हेल्प से। सेकेंड लेवल पे एक सेल्फ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन बनाई जाए जिसमें कंटेंट पब्लिशर्स हों, उनकी एसोसिएशंस हों, एंड देन एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी बनाई जाए बाय द MIB एंड एट द थर्ड लेवल। इससे जो भी डिसीजंस लिए गए हैं बाय द OTT प्लेटफॉर्म और द सेकेंड लेवल, उन सबको यहाँ पे देखा जाए और अल्टीमेटली जो कंप्लेन है वो थर्ड लेवल पर आए। सो दिस वी कैन डू फॉर सॉल्विंग दिस इशू। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ अबाउट स्टबल बर्निंग। अब स्टबल बर्निंग वाला टाइम आ रहा है, तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया तरीका लेकर आए हैं कि पैडी फील्ड्स के अंदर बायोडिकम्पोजर को आप स्प्रे करें, स्टबल बर्निंग ना करें, बिकॉज इट लीड्स टू एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग विंटर। तो ये जो बायोडिकम्पोजर है ये पंजाब में 5000 एकर्स ऑफ लैंड पे ट्रायल बेसिस पे किया जाएगा। इस बायोडिकम्पोजर में बेसिकली माइक्रोबियल सोल्यूशन है और ये मानना है कि इस डिकम्पोजर की हेल्प से जो पेडी स्ट्रॉ जो रह जाता है खेतों में वो मेन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 15 to 20 days, एंड देयरफॉर इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट आप उसके ऊपर बायोडिकम्पोजर अप्लाई करें। बिकॉज जब स्टबल बर्निंग होती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक और टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती हैं, दैट लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग ट्रबल्स एंड कैन इवन लीड टू सीरियस इलनेस। तो स्टबल बर्निंग इज़ दैट प्रैक्टिस ओनली जब इंटेंशनली जिन फील्ड्स में स्ट्रॉ रह जाता है, जो स्टबल रह जाता है, ग्रेन्स को काटने के बाद उनको इंटेंशनली वहाँ पे फायर लगाई जाती है, एंड यूजुअली राइस के बाद पैडी के बाद ये होता है। ये टेक्निक 1990s में बहुत वाइड स्प्रेड हुई थी एंड तब भी गवर्नमेंट ने इसे रिस्ट्रिक्टेड थी टू यूज़ इट। स्टबल बर्निंग की वजह से नॉर्थ इंडिया में बहुत पोल्यूशन रहता है। हर साल प्रण लिए जाते हैं, गोल्स आते हैं, बट इट फेल्स एवरी ईयर। जब विंटर्स आती हैं तो हम देखते हैं कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन पीक पे पहुंच जाता है, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉल कर जाता है, सिवियर टू हजार्डस कैटेगरी तक आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंच जाता है, क्योंकि रीज़न यही है कि स्टबल बर्निंग से एक तो एयर पोल्यूशन होता है एंड इस पोल्यूशन की वजह से इन्फेक्शंस की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। इट डिक्रीजेज द रिकवरी फ्रॉम द पोस्ट इन्फेक्शन एज वेल। और जब आप हस्क को बर्न करते हैं ग्राउंड पे, इसकी वजह से सॉइल के अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मेकिंग सॉइल लेस फर्टाइल। एंड अगैन जो फायर के टाइम पे जब बर्न कर रहे हैं तो जो हीट जनरेट होती है वो सॉइल में पेनिट्रेट करती है, सॉइल के जो मॉइस्चर था वो लॉस हो जाता है, सॉइल में जो यूजफुल माइक्रोब्स थे वो ख़त्म हो जाता है। सो इट हैज़ ओनली द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। और इससे डील करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि एक मेथड है टर्बो हैप्पी सीडर मशीन, जिससे कि स्टबल को अपरूट कर दिया जाता है और वो पूरा का पूरा जो एरिया उसे क्लियर किया जाता है। उसके बाद इस स्टबल को यूज़ करके आप मल्चिंग कर सकते हो ताकि जो वाटर लॉस है वो डिक्रीज हो जाए।
देन देयर इज ऑल्सो पूसा बायोडिकम्पोजर जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, जिससे कि 15 to 20 डेज के अंदर जो स्टबल है वो डिकम्पोज हो जाती है और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। इन सिटू ट्रीटमेंट किया जाए, फार्मर्स को इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएँ ताकि स्टबल को दोबारा सॉइल में डाला जा सके, दे डोंट हैव टू बर्न इट इन दैट केस। एक्स सिटू ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो स्टबल को लेकर जाती हैं फॉर देयर यूज़, एंड वी नीड मोर एक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट कि कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा स्टबल को कलेक्ट कर ले। एंड वी ऑल्सो नीड टू चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। दिस इज़ द मोर डीपर एंड द मोर फंडामेंटल सोल्यूशन कि वो जो टू साइकिल्स जो चल रही हैं हमें इसे ब्रेक करना होगा। एंड पेडी के ऊपर जो सब्सिडाइज क्रॉप जो हैं उनको ग्रो करो इंस्टेड ऑफ पेडी, बिकॉज द पेडी स्टबल इज़ द मोस्ट सूटेबल स्टबल फॉर बर्निंग। तो बाकी क्रॉप्स को बढ़ाओ, वहाँ पे पॉलिसी और मॉनिटरिंग इंसेंटिव्स दिए जाएं, फ्रूट्स उगाए जाएं, वेजिटेबल्स उगाए जाएं और कम से कम स्टबल बर्निंग की जाए। तो यहाँ पे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं दे नीड सपोर्ट फॉर द अडॉप्शन ऑफ इन सिटू स्ट्रैटेजीज, जिसमें किस तरह स्ट्रॉ को सॉइल के अंदर लेकर जाना है, नॉट टू बर्न इट, ये उनको सिखाया जाए। एंड ऑल्सो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए स्टबल बर्निंग को अगर कर्ब करना है तो जो फाइन लगाए जा रहे हैं इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, वील हैव टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू स्टॉप स्टबल बर्निंग, राइट। एंड देन लास्टली we'll talk about the International Year of Millets 2023. Finally, United Nations General Assembly ने 2023 को International Year of Millets declare कर दिया है। Now, why did I said finally? Because 2018 में Indian government ने decide किया था that they will mark 2018 as the National Year of Millets. Ministry of Agriculture नोडल एजेंसी है। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिलेट्स रिसर्च को नोडल इंस्टीट्यूट बनाया गया है फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। फिर 2023 में इंडिया ने ये प्रपोजल पिच किया यूएन को कि वो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाए, एंड विद द सपोर्ट ऑफ 72 अदर कंट्रीज इंडिया का जो इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रिकग्नाइज किया और उन्होंने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। फाओ ने 2023 के लिए एम लिया है that they will increase the awareness about millets in food security and their nutrition. They will also encourage investment in the research and development of the millets. क्या एम है? हमने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया, इसका क्या एम है? सबसे पहले हमारी फूड सिक्योरिटी में, हमारे न्यूट्रिशन में, इन्हें पूरा करने में मिलेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसे लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जाए। हमें स्टेक होल्डर्स को इंस्पायर करना होगा कि वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन करें और मिलेट्स की क्वालिटी को जो है वो उसे इम्प्रूव करें। विल हैव टू फोकस ऑन एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द मिलेट्स, ठीक है। एंड मिलेट्स को लेकर एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। 20% जो ग्लोबल प्रोडक्शन होती है उसमें इंडिया का हिस्सा है और रेस्ट ऑफ द 80% कम्स फ्रॉम द एशिया। यूजुअली मिलेट्स जो स्मॉल सीडेड ग्रासेस होते हैं उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है, न्यूट्री सीरियल भी बोल देते हैं, ड्राई लैंड सीरियल्स भी बोल देते हैं। इसमें सॉर्गम, पर्ल मिलेट, रागी, स्मॉल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कूडो मिलेट, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इंडिया, नाइजीरिया और चाइना, these are the largest producer of millets in the world. 55% production इन्हीं कंट्री से होती है and India is the major producer of the millet. However, recently देखा गया है कि अफ्रीका के अंदर मिलेट प्रोडक्शन जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है, राइट। तो अफ्रीका की तरफ भी नज़र बना के रखेंगे। मिलेट्स का सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो मिलेट्स का यही है कि जो क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती एंड ये पुअर सॉइल के अंदर ग्रो हो जाती हैं एंड ऑल्सो दे टेक अ वेरी शॉर्ट टाइम टू गेट रेडी। तो मिलेट्स ज़्यादा हाई क्वालिटी सॉइल की ज़रूरत नहीं है, ईजीली आप इसकी डिमांड्स को केटर कर सकते हैं और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस हो जाती है। मिलेट्स को सुपर ग्रेन कहा जाता है बिकॉज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ वेरी हाई।
मिलेट्स में 7 to 12% प्रोटीन होता है, 2 to 5% फैट प्रेजेंट होता है, 65 to 75% कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और 15 to 20% डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड क्योंकि इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट, इतनी हाई डेंसिटी न्यूट्रिएंट मिलेट्स में होते हैं, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, तो इसीलिए मिलेट्स को हम यूज़ करके जो माल न्यूट्रिशन है उसे एलिवेट कर सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। कोविड-19 के टाइम पे भी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो मिलेट्स की है, इसे ग्लोबली भी बहुत रेलेवेंस मिलती है आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक। Millets can help to tackle health challenges, obesity, diabetes, lifestyle, इन सबको इससे डील कर सकता है बिकॉज मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री, दे हैव वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फाइबर रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सो इट कैन हेल्प टू प्रोवाइड नेशनल सिक्योरिटी एंड इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। एंड जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ड्राई लैंड्स के अंदर ये बहुत ही क्रिटिकल होगा, स्पेशली फॉर द स्मॉल होल्डर्स और द मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। सो दिस वाज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मिलेट्स फॉर इंडिया। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।